दोस्तों नमस्कार। टारगेट विथ एमके सर यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आज हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जीआईसी प्रवक्ता वर्ष 2012 भूगोल का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे सुदूर संवेदन उपग्रहों द्वारा प्रयुक्त की जाती है। देखिए ऑप्शन है तापी अवरुद्ध तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, कास्मिक तरंगे, एक्स तरंगे। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा तापी अवरुद्ध तरंगे, जो कि गामा किरणों, एक्स किरणों एवं अधिकांश पराबैंगनी किरणों की ऊर्जा वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। वहीं पृथ्वी से परावर्तित सूर्य के प्रकाश से इसमें तापी अवरुद्ध तरंगे प्रमुख होता है, जिसका प्रयोग सुदूर संवेदन उपग्रहों द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, देखिए नामिक मापक पर मापित अधिवासों के स्वरूप को प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सुनिए, कोरोप्लेथ मानचित्र द्वारा, आइसोप्लेथ मानचित्र द्वारा, कोरोक्रोमेटिक मानचित्र द्वारा या डेसीमेट्रिक मानचित्र द्वारा। तो इसका उत्तर होगा डेसीमेट्रिक मानचित्र द्वारा। दोस्तों नामिक मापक पर मापित अधिवासों के स्वरूप को प्रदर्शित करने हेतु डेसीमेट्रिक मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, एक बृहत मापक मानचित्र जिसमें भौतिक एवं सांस्कृतिक दोनों विशेषताएं सम्मिलित होती है, उसे क्या कहते हैं, यानी उसे हम स्थलाकृतिक मानचित्र कहते हैं। स्थलाकृतिक मानचित्र एक बृहत मापक मानचित्र है जिसमें भौतिक एवं सांस्कृतिक दोनों विशेषताएं सम्मिलित होती है। स्थलाकृतिक मानचित्र को सामान्य उपयोग वाले मानचित्रों के समान जाना जाता है। इन मानचित्रों में महत्वपूर्ण प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक लक्षण जैसे उच्चावच, वनस्पति, जलाशय, कृषिगत भूमि, बस्तियों एवं परिवहन तंत्र आदि को प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर सिस्टम जिसमें सुदूर संवेदन द्वारा हवाई छायाचित्र प्रस्तुत किया जाता है, किसे संबंधित होता है। तो इसका उत्तर होगा लैंडसेट इमेजरी द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, भूगोल में प्रतिमान विस्थापन शब्दावली का प्रयोग किसने किया था। तो इसका उत्तर होगा, आप लोग जानते हैं, तो इसका उत्तर होगा पीटर हैगेट ने। पीटर हैगेट प्रतिमान व प्रतिस्थापन विस्थापन को एक गतिशील संकल्पना के रूप में विकसित करने का श्रेय इनको जाता है थॉमस कुहन को जाता है, जिन्होंने 1962 में अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन में इसकी विस्तृत व्याख्या की है। किंतु भूगोल में प्रतिमान व प्रतिमान विस्थापन शब्दावली का प्रयोग पीटर हैगेट एवं शॉर्ले ने 1967 में प्रकाशित अपनी पुस्तक मॉडल्स इन जियोग्राफी में किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भूगोल की किस पीठ ने मनुष्य को जैवमंडल का घटक माना है, यानी भूगोल को किस पीठ ने मनुष्य को जैवमंडल का घटक माना है। दोस्तों यह इसका उत्तर होगा शिकागो पीठ ने। भूगोल को शिकागो पीठ ने मनुष्य को जैवमंडल का घटक माना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, समाज की वह स्थिति जिसमें जनसंख्या की जरूरतें एवं आवश्यकताएं पूरी होती है, उसे क्या कहते हैं। दोस्तों तो इसका उत्तर होगा सामाजिक कल्याण, यानी समाज की वह स्थिति जिसमें जनसंख्या की जरूरतें एवं आवश्यकताएं पूर्ति की जाती है, उसे हम कहते हैं सामाजिक कल्याण। समाज की वह स्थिति जिसमें जनसंख्या की जरूरतें एवं आवश्यकताएं पूरी होती है, उसे हम सामाजिक कल्याण कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसे मिलान करने के लिए दिया गया है और पूछा है कौन सा मिलान सही नहीं है। देखिए चैलेंजर अभियान चार्ल्स बेवली थॉमसन जो कि सही है, बीगल अभियान चार्ल्स डार्विन संबंधित है, आइसोक्रोन्स आइस्टोसेसी से है जो कि गलत है, आइस्टोसेसी यानी भू संतुलन संबंधित है, बेनियाफ जोन प्लेट टेक्टोनिक से संबंधित है जो कि सही है। तो इसका उत्तर पूछा है सुमेलित नहीं है, तो विकल्प सी है जो सुमेलित नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 9 है, सामान्य भूगोल एवं विशिष्ट भूगोल में सर्वप्रथम अंतर किसने स्थापित किया था स्पष्ट। तो इसका उत्तर होगा वारेनियस ने। सामान्य भूगोल एवं विशिष्ट भूगोल में सर्वप्रथम अंतर
वारेनियस ने स्पष्ट किया था। अगला प्रश्न है, लॉरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखिए, स्थानिक असमानता के मापन के लिए, स्थानिक प्रतिरूप के मापन के लिए, या स्थानिक संबंध मापन के लिए, या स्थानिक वैषम्य के मापन के लिए। तो इसका उत्तर होगा विकल्प ए, स्थानिक असमानता के मापन के लिए लॉरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है। लॉरेंज वक्र का प्रयोग स्थानीय असमानता के मापन के लिए किया जाता है। लॉरेंज वक्र का प्रतिपादन अमेरिका के सुप्रसिद्ध सांख्यिकीविद डॉक्टर मैक्स ओ लॉरेंस ने धन और आय की विषमता का अध्ययन करने के लिए किया था। दोस्तों आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, जन रिग्रेशन रेखा आरेख पर ऊपर से नीचे ढाल पर होती है, उसका तात्पर्य क्या है। देखिए ऑप्शन देखते हैं। विकल्प ए है धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध, अधिकतम सहसंबंध, या कोई नहीं। तो प्रश्न है कि जन रिग्रेशन रेखा ऊपर से नीचे के ढाल पर होती है, इसका तात्पर्य है ऋणात्मक सहसंबंध। जन रिग्रेशन रेखा जब आरेख पर ऊपर से नीचे ढाल पर होती है तो ऋणात्मक प्रदर्शित होती। प्रश्न संख्या अगला देखिए, आइसोनोमल्स शब्दावली का तात्पर्य क्या है। देखिए दोस्तों इसका विकल्प देखते हैं। आइसोनोमल्स शब्दावली का तात्पर्य विकल्प ए है समान तापी विषमता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। विकल्प बी है समान वायदा विषमता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। विकल्प सी समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। विकल्प डी समान सापेक्षिक आर्द्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा विकल्प ए। आइसोनोमल्स शब्दावली का प्रयोग समान तापी यानी टेम्परेचर विषमता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप बोन प्रक्षेप पर शुद्ध रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। जानते हैं कि किस महाद्वीप को हम बोन प्रक्षेप पर शुद्ध रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। दोस्तों तो इसका उत्तर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप को हम बोन प्रक्षेप पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। बोन प्रक्षेप एक समान क्षेत्र प्रक्षेप है, इसलिए वह यूरोप व उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीप को प्रदर्शित करने के लिए काफ़ी लोकप्रिय है। यानी हम बोन प्रक्षेप का प्रयोग यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप को प्रदर्शित करते हैं। हालांकि एशिया को प्रदर्शित करने के लिए एक बहुत अच्छा प्रक्षेप नहीं है बोन प्रक्षेप। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी सांख्यिकी विधि भौगोलिक प्रतिरूपों का माप नहीं है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा विकल्प बी, विचलन गुणांक। विचलन गुणांक का प्रयोग भौगोलिक प्रतिरूपों के माप के लिए नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन एक 300 मीटर से 1000 मीटर की गहराई में सागरी जल के घनत्व में तेजी से परिवर्तन को हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हैलोक्लाइन। उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय महासागरों में 300 मीटर से 1000 मीटर गहराई वाले भाग जिसमें सागरी जल के घनत्व में तेजी से वृद्धि होती है उसे हम पाइक्नोक्लाइन कहते हैं। उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय महासागरों में 300 मीटर से 1000 मीटर गहराई वाले भाग जिसमें सागरी लवणता में तेजी से परिवर्तन होता है उसे हम हैलोक्लाइन कहते हैं। दोस्तों देखिए प्रश्न भी पूछा है कि कौन सा मतलब 300 मीटर से 1000 मीटर की गहराई में सागरी जल के घनत्व में तेजी से परिवर्तन होता है, यानी बदलाव होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, हैलोक्लाइन कहते हैं। और 300 से 1000 मीटर गहराई वाले सागरी मंडल जिसमें गहराई के साथ तापमान में तेजी से परिवर्तन होता है उसे हम थर्मोक्लाइन कहते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं जो कि मिलान करने के दिया है। तो आइए देखते हैं। पूछा है आर्कियन मिलान करना है, तो देखिए इसका मिलान होगा आर्कियन, ये धारवाण समूह हो जाएगा। विकल्प 3 पुराण समूह की चट्टानें, विकल्प 4 है। देखिए इसको देखेंगे विध्यन श्रेणी से मिलेगा। द्रविड़ियन सी यानी कि आर्डोविजियन हो जाएगा, और आर्यन एक गोंडवाना क्षेत्र से हो जाएगा संबंधित। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विकल्प ए। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। विकल्प देखते हैं, यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया है ज्वालामुखी और कौन कहाँ अवस्थित है। देखिए लाकी ज्वालामुखी यह कहाँ स्थित है,
तो लाकी ज्वालामुखी आइसलैंड में स्थित है। लाकी ज्वालामुखी आइसलैंड में स्थित है। 1 का 4। अनसेन ज्वालामुखी ये जापान में है। तंबोरा ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। नेवादो डेल रूज ज्वालामुखी कोलंबिया में है। तो इसका विकल्प ए हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्वत निर्माण में संवहन तरंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? देखिए दोस्तों, संवहन तरंग सिद्धांत संबंधित किससे है? तो इसमें जो होम्स महोदय ने संवहन तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किए थे 1928 में भूपटल पर पर्वत की उत्पत्ति की समस्या के निराकरण के लिए होम्स महोदय ने संवहन तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। मिलान करने के लिए दिया है कि कौन सी जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो आइए देखते हैं। एंजन जलप्रपात कहाँ है? तो एंजन जलप्रपात वेनेजुएला में है। तुगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में है। यूटीगार्ड जलप्रपात नॉर्वे में है। मुताराजी जलप्रपात जिम्बाब्वे में है। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। मिलान करने के लिए पूछा है कौन से विद्वान किस स्थलाकृति से संबंधित अपना मत दिए थे। तो डेविस का मत क्या था? देखिए दोस्तों, यह सुमेलित नहीं है। डेविस ने पेनिप्लेन शब्द का प्रयोग किया था। स्थलाकृति के लिए डेविस ने पेनिप्लेन शब्द का प्रयोग किया। ए का 2। देखिए दोस्तों, इसमें कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? डी विकल्प मैच कर रहा है। तो ए का 2 हो जाएगा, डेविस का पेनिप्लेन। पेंक महोदय ने इंड्रप शब्द का प्रयोग किए थे। बी का 3। देखिए कोई मैच नहीं कर रहा है, इसलिए विकल्प कोई मैच नहीं कर रहा है। ठीक है। किंग महोदय ने पेडिप्लेन शब्द का प्रयोग किए थे स्थलाकृति के लिए, और गिलबर्ट ने ग्रेड शब्द का प्रयोग किए थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भूपृष्ठीय अपरदन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो भूपृष्ठीय अपरदन सिद्धांत अंतः सागरी गर्त की उत्पत्ति संबंधित है। भूपृष्ठीय सिद्धांत अंतः सागरी कैनियन यानी कंदरा तथा गर्त संबंधित है। कैनियन के निर्माण से संबंधित और अन्य सिद्धांत देखते हैं तो पटल विरूपणी सिद्धांत है, पंक तरंग सिद्धांत, पटल विरूपणी सिद्धांत, आर्य डेली का मत और केवनन का मत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगला दोस्तों देखते हैं प्रश्न। पिंगो एक एकाकी गुंबदाकार नीचा टीला पाया था पिंगो, तो इसका उत्तर होगा परहिमानी क्षेत्र में पिंगों का निर्माण होता है। पिंगो एक एस्किमो शब्द है जिसका प्रयोग बिखरी हुई गुंबदाकार छोटी छोटी पहाड़ियों तथा टीलों के लिए किया जाता है। पिंगो अविच्छिन्न और विच्छिन्न दोनों प्रकार के परिहिमानी क्षेत्रों में मिलते हैं। अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड तथा साइबेरिया के आर्कटिक प्रदेशों में पिंगो बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। जेट स्ट्रीम का अधिकतम औसत वेग पाया जाता है। दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब की पेटी के ऊपर। विकल्प बी देखिए उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी के ऊपर। विकल्प सी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी के ऊपर। विकल्प डी है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी के ऊपर। तो दोस्तों जेट स्ट्रीम का अधिकतम जो औसत वेग पाया जाता है उसको देखा जाए तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी के ऊपर पाया जाता है, जो कि विकल्प बी सही है। जेट स्ट्रीम अधिकतम वेग शीतकाल में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी के ऊपर पाया जाता है। जेट स्ट्रीम को अधिकतम वायु वेग लगभग 480 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पवनों में से किसे हिमपक्षी यानी स्नो ईटर कहा जाता है? तो दोस्तों चिनुक कहते हैं। चिनुक राकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर चलने वाले गर्म तथा शुष्क स्थानीय पवन को चिनुक कहते हैं। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में इन शुष्क पवनों से हिम पिघल जाती है, इसलिए इन्हें हिमभक्षणी कहा जाता है। चिनुक के प्रभाव से राकी पर्वत के पूर्व में उत्तर से दक्षिण एक संकरी पट्टी में हिम चादर के पिघल जाने के कारण शीतकाल में भी हरी भरी घासें उग जाती है। चरागाह वर्ष भर खुले रहते हैं। आल्प पर्वतीय क्षेत्र में चलने वाली शुष्क चक्रवाती हवा को फान कहते हैं। एड्रियाटिक सागर के उत्तरी तट पर चलने वाली ठंडी हवा को बोरा कहते हैं।
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसके लिए हम डबल स्टार लगा दे रहे हैं। ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आर्द्र क्षेत्रों के आवास में विकसित होने वाली वनस्पतियों के अनुक्रम को क्या कहते हैं? यानी जहाँ आर्द्रता युक्त क्षेत्र है, जो वहाँ वनस्पतियाँ विकसित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा जल क्रमक। आर्द्र क्षेत्रों में आवास में विकसित होने वाले वनस्पति को जल क्रमक हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। जल क्रमक तर यानी जलीय अवस्थिति तथा दलदल झील के किनारे होता है। वहीं स्थल क्रमक आवास नग्न शैलों पर होता है, जहाँ पर वाष्पीकरण की अधिकता के कारण शुष्क पर्यावरण रहता है। अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं। जब वास्तविक ताप ह्रास दर शुष्क रुद्धोष्म में यानी एडियाबेटिक ह्रास दर से अधिक होती है तो वायुमंडल में उत्पन्न क्या होता है? वायुमंडल अस्थायित्व हो जाता है। विकल्प ए सही है, अस्थायित्व। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आभासी मानसून का उदाहरण है? यानी कि मानसून का उदाहरण है कौन सा? तो विकल्प सी हो जाएगा, अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी तटीय भाग। दोस्तों अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी तटीय भाग आभासी यानी प्रच्छन्न मानसून का उदाहरण है। प्रच्छन्न मानसूनी क्षेत्र के अंतर्गत अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी तट, जिसमें गुयाना, सिएरा लियोन, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट आते हैं, और पूर्वी अफ्रीकी तट पर पश्चिमी मालागासी भी आते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत विश्व के सर्वाधिक धरातलीय भाग को घेरता है? देखिए ऑप्शन सुनते हैं, देखते हैं। ऑप्शन ए है पूरा उष्णकटिबंधीय, बी है बोरियल, सी है नौ उष्णकटिबंधीय, डी है अंटार्कटिक। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों विकल्प बी, बोरियल वनस्पति। बोरियल वनस्पति विश्व में सर्वाधिक धरातलीय भाग को घेरता है। यह उत्तरी वनस्पति जगत भी कहा जाता है इसे। यह विश्व के सर्वाधिक धरातलीय भाग को घेरता है। इसके अंतर्गत बोरियल वनस्पति के अंतर्गत मध्य अमेरिका को छोड़कर समस्त उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, समस्त यूरोप तथा उत्तर एशिया एवं आर्कटिक क्षेत्रों को सम्मिलित करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें गर्म शीतोष्ण जलवायु नहीं पाई जाती है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसके लिए हम डबल स्टार देते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। देखिए पूछा है कि निम्नलिखित में से किसमें गर्म शीतोष्ण जलवायु नहीं पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, मध्य अमेरिका में। मध्य अमेरिका में गर्म शीतोष्ण जलवायु नहीं पाई जाती है, जबकि दक्षिण पूर्व संयुक्त अमेरिका, दक्षिण पूर्व चीन, पूर्वी अर्जेंटीना गर्म शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। पूर्वी मध्य अमेरिका में विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, लास्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। कोपेन के जलवायु विभाजन में भूमध्यसागरीय जलवायु को प्रदर्शित करते हैं किस टाइप की जलवायु में? तो भूमध्यसागरीय जलवायु को सी टाइप यानी CS जलवायु में प्रदर्शित करते हैं। कोपेन के जलवायु विभाजन में CS भूमध्यसागरीय जलवायु को प्रदर्शित करता है। कोपेन के जलवायु विभाजन में सी का अर्थ है सामान्य शीत ऋतु युक्त मध्य अक्षांशीय आर्द्र जलवायु यानी उष्णार्द्र समशीतोष्ण जलवायु। छोटे यस का अर्थ है ग्रीष्मकाल शुष्क यानी कि गर्मियाँ शुष्क। अतः CS प्रकार की जलवायु में ग्रीष्मकाल शुष्क होता है और ग्रीष्मकाल में शुष्कतम महीने की अपेक्षा शीतकाल शीतकाल में वर्षा होती है सबसे अधिक। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।